एक प्राइमरी पाठशाला जहां बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ाई करने के लिए जाया करते थे। एक दिन की बात होती है जब प्रार्थना की घंटी बजने लगती है। उस प्रार्थना की घंटी को सुनकर सभी बच्चे हैं जो होते हैं वहां कतार लगाकर खड़े होने लगते हैं। प्रार्थना शुरू हो जाती है। प्रार्थना जैसे ही खत्म होती है, जो शिक्षक होते हैं वहां बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं, क्योंकि परेशानी का वजह ही कुछ खास होता है। तभी जो प्रार्थना खत्म होती है तब जो शिक्षक होते हैं बच्चों लोगों से कहने लगते हैं कि आखिर ऐसा कौन से बच्चे हैं जो आज नहाकर नहीं आए हैं। तभी जो कुछ बच्चे जो होते हैं वह हाथ खड़े कर कर बोलते हैं कि हम लोग आज नहाकर आए हैं। तभी जो दो चार बच्चे होते हैं वे लोग जो अपने शिक्षक से कहने लगते हैं कि हम लोग आज नहाकर नहीं आए। तभी जो टीचर होता है वह उन बच्चों से कहने लगता है कि यदि तुम लोग कल से नहाकर नहीं आए तो तुम्हें बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी और तुम्हें स्कूल से भगा दिया जाएगा। इस प्रकार से जब शिक्षक होता है वह आदेश दे देता है, तभी जो सभी बच्चे होते हैं वह अपने क्लास में जाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही दूसरा दिन आता है, दुर्गंध का जो लेवल होता है वह और बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, तो टीचर और बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। प्रार्थना जैसे ही खत्म होती है फिर से बच्चों से पूछा जाता है कि ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो आज भी नहाकर नहीं आए हैं। तभी जो कुछ बच्चे होते हैं वे लोग हाथ खड़ा करते हैं कि हम लोग नहाकर नहीं आए हैं। तभी उन बच्चों को दो चार डंडियां मारी जाती है और उनको चेतावनी दी जाती है कि यदि तुम लोग कल से नहाकर नहीं आए तो तुम लोगों को बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी, बहुत ज्यादा पिटाई पड़ेगी। दोस्तों, जब तीसरा दिन आता है, तीसरा दिन भी वही स्थिति होती है। जो दुर्गंध का लेवल होता है वह और बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। तभी जो टीचर होते हैं जैसे ही प्रार्थना खत्म होती है उसके बाद बेवजह ही वे बहुत सारे बच्चों को पीट देते हैं और उन्हें फिर से चेतावनी देते हैं कि कल सभी लोग नहा धोकर आना और अच्छे से साफ सुथरे कपड़े पहनकर आएंगे। इस प्रकार से जैसे ही चौथा दिन आता है, चौथा दिन जो होता है उस दिन जो दुर्गंध का जो लेवल होता है वह और बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। तभी जो टीचर होते हैं वे फिर से उन बच्चों से कहने लगते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने फिर से आज नहाकर नहीं आए हैं। तभी जो सभी बच्चे होते हैं वे लोग हाथ खड़े कर देते हैं और अपने शिक्षक से कहने लगते हैं कि आज हम लोग नहाकर भी आए हैं और साफ सुथरे कपड़े पहनकर भी आए हैं, क्योंकि हमने अपने मम्मी पापा से कहा कि हमें रोज डांट पड़ती है, आप हमें क्यों साफ सुथरे कपड़े पहनाकर नहीं भेजते। तभी जो शिक्षक होते हैं कि वह और बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये दुर्गंध जो है, ये बदबू जो है वह कहां से आ रहा है। तभी जो शिक्षक होता है वह एक बच्चे से बोलकर उस गांव के मुखिया के पास भेजते हैं। जो गांव का मुखिया होता है उसके पास बच्चे जो पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं कि आपको हमारे शिक्षक ने बुलाया है। जो उनकी बातों को सुनकर जो मुखिया होते हैं वे दौड़े दौड़े स्कूल में पहुंच जाते हैं और उस शिक्षक से कहने लगते हैं कि आखिर क्या बात है शिक्षक जी, आप इतने क्यों परेशान हो। तभी जो शिक्षक होता है वह उस प्रधान से कहने लगता है, देखिए ना प्रधान जी, मुझे लग रहा था कि ये जो बदबू है वह इन्हीं बच्चों में से आ रहा है, लेकिन मुझे माजरा ही कुछ और लग रहा है, आप जरा पता तो करवाइए। तभी जो प्रधान जी होते हैं वह एक सफाई कर्मचारी को वहां फोन लगाकर बुलाते हैं। जब सफाई कर्मचारी पहुंचता है और वहां बदबू कहां से आ रही है यह ढूंढने का प्रयास करने लगता है और ढूंढते ढूंढते वहां स्कूल के शौचालय के पास पहुंच जाता है। उसी शौचालय के पास एक सेप्टिक टैंक बना हुआ होता है और उसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ होता है। तभी जब सभी लोगों का जो शक होता है वह उसी सेप्टिक टैंक के अंदर होने लगता है कि शायद इसी में से ही बदबू आ रही है। तभी लोगों के कहने पर जो वह सफाई कर्मचारी होता है वह उस सेप्टिक टैंक के अंदर उतरता है और देखता है कि कुछ ऐसी चीजें वहां पड़ी होती है जिसके अंदर से बहुत ज्यादा बदबू आ रही होती है। वहां और कोई चीज नहीं होता, दरअसल वहां एक लाश होती है और वहां एक लाश बच्चे की होती है। जब यह बात गांव में फैलती है तो गांव के लोग बड़े ही संख्या में वहां उपस्थित हो जाते हैं।
लगभग सैकड़ों के तादाद में लोग वहां पर आ जाते हैं। तभी पुलिस को भी इस बारे में सूचना दे दी जाती है। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है वहां एक लगभग 14 से 15 साल की बच्चे की है, जिसका अपने माँ के हम उम्र की महिला के साथ प्रेम प्रसंग हो चुका होता है। नमस्कार, मैं यशवंत कुमार जुर्म की दुनिया की और एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए साथियों, मैं आपको सुनाता हूँ इस जुर्म की पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना की कहानी है वह उत्तर प्रदेश की एक जिला लालगंज की है, जहां की एक शहर रायबरेली की है। दरअसल दोस्तों, 14 जुलाई सन 1999 की बात होती है। एक घर का मालिक एक घर का मालिक जिसका नाम जो होता है वह धीरेन्द्र तिवारी होता है। उसका एक छोटा बच्चा जिसका उम्र लगभग 15 से 16 साल होती है, उसका नाम होता है वहां चिंटू होता है। वहां रात बहुत हो चुकी होती है, देर समय हो चुका होता है, लगभग 9 बजने वाला होता है। वह बच्चा जो है स्कूल से वापस नहीं आया होता, जिसके चलते जो उसके माता पिता जो होते हैं वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उस बच्चे को ढूंढने लगते हैं। उस बच्चे को कि जहां जहां होने की संभावना होती है उन सभी जगहों पर उस बच्चे की तलाश की जाती है। उसके दोस्त यारों को पूछा जाता है कि आप लोगों ने कहीं हमारे बच्चे चिंटू को देखा तो नहीं। तो उन लोगों से पता चलता है कि हम लोगों ने उस बच्चे को कहीं नहीं देखा है। तभी जो माता पिता होते हैं वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो गांव के जो कुछ लोग और इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये बच्चा गया तो गया कहां। तभी वे लोग जो है एक थाने में चले जाते हैं, लालगंज थाने में, और वहां उस बच्चे की गुमशुदगी लिखाने की बातें करने लगते हैं। थानेदार साहब, हमारा जो बच्चा है जिसका नाम चिंटू है वह पढ़ाई करने के लिए स्कूल गया हुआ था, लेकिन अभी तक वह घर नहीं लौटा है। तभी जो पुलिस वाले होते हैं वे उसके माता पिता से कहते हैं कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ाई करता है। तब जो माता पिता होते हैं वे पुलिस वालों को बताते हैं कि यहीं की एक लिटिल फ्लावर स्कूल है जहां वह 10वीं का स्टूडेंट था। हमने स्कूल में जाकर उनके प्रिंसिपल और वहां के जो स्वीपर हैं और वहां जो कुछ बच्चे थे उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने बताया कि वह स्कूल के टाइम तक पूरा यहीं था, जैसे रोज रहा करता था। ठीक स्कूल की जैसे ही छुट्टी हुई वहां यहाँ से चला गया था। इतना सुनते ही जो थानेदार होते हैं उन लोगों को दिलासा देते हुए कहते हैं कि ऐसा करिए, आज आप लोग उनका वेट करिए और उन्हें और तलाश करिए। यदि कल तक आपका जो बच्चा चिंटू है वहां नहीं आता है तो हम 10 बजे उस बच्चे की तलाश करने के लिए उसकी गुमशुदगी दर्ज कर लेंगे। इस प्रकार से जो माता पिता होते हैं वे जो है बहुत ही परेशान होकर वहां से और वापस घर चले आते हैं, और जो उसका पिता धीरेन्द्र तिवारी होता है वह अपने एक किराएदार के साथ मिलकर उस बच्चे चिंटू को और बहुत ज्यादा तलाश करने की कोशिश करते हैं। बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद भी उस बच्चे का कहीं भी अता पता नहीं चलता, जिसके कारण जो उसके माता पिता होते हैं वह रो रो कर बुरा हाल हो चुका होता है। जो आसपास के लोग होते हैं उन लोगों को भी उन पर रहम आ रहा होता है कि आखिर इनका बच्चा चिंटू जो है वहां गया तो गया कहां, क्योंकि इससे पहले कभी उस बच्चे के साथ इस तरह कभी हुआ नहीं होता है। दोस्तों, इस प्रकार से ये लोग जो है ढूंढते ढूंढते उसी थाने में फिर से पहुंच जाते हैं और थानेदार से कहने लगते हैं कि थानेदार साहब, हमने अपने बच्चे को बहुत ज्यादा ढूंढा लेकिन उनका कहीं भी अता पता नहीं चल पा रहा है। तभी जो थानेदार होते हैं उस बच्चे की गुमशुदगी दर्ज कर लेते हैं और इस मामले को बड़ी ही गंभीरता से लेते हुए उसकी तलाश में जुट जाती है और एक अभियान भी चलाया जाता है, जिसके तहत उस बच्चे को ढूंढने के लिए सैकड़ों के तादाद में लोग भीड़ जाते हैं और इस मामले की जो जानकारी है पूरे आसपास के थाने को दे दी जाती है, लेकिन उस बच्चे का कहीं भी अता पता नहीं चल रहा होता है। उस क्षेत्र में इस बच्चे की लापता होने की खबर पता अब सिर्फ घर ही तक नहीं थी बल्कि आसपास पूरे फैल चुका था, जिस वजह से पूरे उस एरिया में पूरी आक्रोश का माहौल छा गया था और इसी के चलते पूरे दुकान को बंद करवा दिया जाता है। लोग धरना प्रदर्शन करने लगते हैं, सड़कों पर उतर जाते हैं, जिसकी पता जब बड़े अधिकारियों को पता चलते हैं तो अधिकारी वहां पर आते हैं कि
आते हैं और इस बच्चे की तलाश करने लगते हैं कि आखिर ये बच्चा गया तो गया कहाँ। लेकिन उस बच्चे का कहीं भी अता पता 3-4 दिन तक नहीं चलता और यहाँ जो धरना प्रदर्शन आक्रोश का जो माहौल है वहां और बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। तभी जो वहां के एसपी, डीएसपी, सीओ साहब, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, वहां उस जगह पर पहुंच जाते हैं और लोगों से कहने लगते हैं कि आप लोग सब्र रखिए, हमें 3 दिनों का और मोहलत दो, हम आपके बच्चों को कहीं से ढूंढ कर ले आएंगे। इस प्रकार से जब अधिकारी लोग और पुलिस वाले लोग लोगों को समझाते हैं तो वे अपनी धरना प्रदर्शन को वहीं रोक देते हैं। इस प्रकार से जो पुलिस वाले जो लोग होते हैं और बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उस बच्चे की तलाश में जुट जाते हैं, लेकिन उस बच्चे का कहीं भी अता पता नहीं चल पा रहा होता है, जिसके चलते जो पुलिस वाले होते हैं और बड़े बड़े अधिकारी लोग होते हैं वे लोग और बेइंतहा परेशान हो जाते हैं, बेइंतहा चिंता में पड़ जाते हैं कि आखिर ये बच्चा आखिर गया तो गया कहाँ। तभी जो उसका पिता धीरेन्द्र तिवारी होता है वहां जो है थाने में एक दिन और पहुंच जाता है और वहां पुलिस वालों से कहने लगता है कि साहब, जब मेरा बच्चा जिस गायब हुआ था उसके जस्ट 3 ही दिन बाद हमारे घर में एक चिट्ठी आकर गिरी हुई थी जिसमें लिखा था कि आप एसटीडी बूथ के पास आ जाइए, हमने आपके बच्चे को अपहरण कर लिया है। जैसे ही मैं एसटीडी बूथ के पास पहुंचता हूं तो एक फोन आता है और उस फोन कॉल में मुझे धमकी दिया जाता है कि हमने तुम्हारे बच्चे को अपहरण कर लिया है, यदि तुम अपने बच्चे की सलामती चाहते हो तो इस बारे में किसी को भी मत बताना। इस बारे में यदि पुलिस को भी जरा सी भनक लगी तो हम तुम्हारे बच्चे की तुरंत मार डालेंगे। इस प्रकार से मुझे धमकाया जाता है और इस प्रकार से मुझे फिरौती के लिए बोला जाता है और ये भी कहा जाता है कि ये जो यहाँ धरना प्रदर्शन लोग सड़कों पर उतर आए हैं उन सभी को रोको, इन सभी को शांत करवाओ। तभी जो पुलिस वाले होते हैं शक करने लगते हैं और इस मामले की पड़ताल में और अच्छी से जुट जाते हैं। तभी एक पास ही के गांव से खबर मिलती है कि एक स्कूल की सेप्टिक टैंक से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है और वहां एक बच्चे का लाश मिला है। सब जब पुलिस वाले जो होते हैं वहां सुनते हैं तो वहां उसी गांव में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं तो वहां उसी बच्चे का लाश होता है। उसके यूनिफॉर्म को देखकर जो उसके माता पिता होते हैं वे लोग पहचान जाते हैं। जैसे ही अपने बच्चे की लाश को देखते हैं उनके माता पिता का रो रो कर बहुत ज्यादा बुरा हाल हो चुका होता है। तभी पुलिस वाले जो होते हैं उन्हें शांत कराने की कोशिश करते हैं और उस बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जैसे ही पोस्टमार्टम होता है उस बच्चे की लाश को उनके माता पिता के हवाले कर दिया जाता है और जो पुलिस वाले होते हैं बड़ी ही गंभीरता के साथ इस मामले की और पड़ताल में जुट जाती है कि आखिर इस बच्चे की हत्या की तो किसने की, लेकिन बहुत दिनों तक इन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। तभी ये लोग जो है उसी बच्चे के घर में चले जाते हैं और उस बच्चे की रूम की तलाशी करने लगते हैं। ये बहुत ज्यादा तलाश करने के बाद इन लोगों को एक ऐसी आपत्तिजनक पुस्तक मिलती है जो कि अश्लील होती है, जिसको देखने के बाद जो पुलिस वाले होते हैं वे लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर इतना छोटा बच्चा इस अश्लील पुस्तक को कैसे पढ़ सकता है। जिसके कारण जो है ये जो होते हैं वह उस बुक को पलट कर देखने लगते हैं कि आखिर इसके अंदर है तो है क्या। लेकिन जैसे ही उस बुक के आखिरी पन्ने को पलटा जाता है तो उसमें उस बुक जो डिपो होता है उसकी एड्रेस लिखी हुई होती है जहां वह पुस्तक मिलता होता है। तभी जो वहां के लोग होते हैं आसपास में होते हैं वे लोग कहते हैं कि ये इसी ही शहर की एक बस स्टैंड के पास की दुकान का नाम से ही ये पुस्तक लाया गया है। तभी जो पुलिस वाले होते हैं उस दुकानदार के पास पहुंच जाते हैं और उस पुस्तक को दिखाते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि ये पुस्तक क्या आपके यहाँ से ही खरीदी गई है। तभी जो उस दुकान का मालिक होता है वह पुस्तक को देखकर पहचान जाता है और कहने लगता है कि हाँ, ये पुस्तक तो हमारे यहाँ से ही खरीदा गया है। जो पुलिस वाले होते हैं उस दुकानदार से कहते हैं कि आखिर इस बुक को आपने किस
किन किन को देते हो। तभी वहां जिन जिन को उस प्रकार की असली पुस्तकें को दिया करते थे उन सभी का नाम बताने लगता है। तभी एक नाम जो आता है उसी बच्चे जिसका नाम चिंटू त्रिपाठी होता है। तभी जो वो दुकानदार से पूछते हैं ये लोग और कि आखिर ये बच्चे को आप कब बुक दिए थे। तभी जो ये दुकानदार होता है वहां बताने लगता है कि ये जो बच्चा है वहां हफ्ता 10-15 दिन में आए दिन आकर इस बुक को ले जाया करता है। वहां एक पुस्तक भी लाकर हमारे यहाँ छोड़ा है। उस बुक को जब हमने पलट कर देखा तो उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी जिसे सुनकर हम लोग बहुत देखकर पढ़कर बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तभी जो पुलिस वाले होते हैं उस बुक को मांगते हैं और उसमें ऐसा क्या चीज लिखा हुआ होता है उसको देखते हैं। दरअसल दोस्तों उस बुक में वो लिखा होता है कि चिंटू बेटा, तुम्हारे अंकल को हम पर डाउट हो चुका है। अभी कुछ दिन तक तुम शांत रहना और कुछ दिनों तक इस बुक को लेकर मत आना। इस तरह से बातें को जब पुलिस वाले जानते हैं कि आखिर ये जो बच्चा चिंटू है वह किसको अंकल कहता है, ये सोचकर वे लोग उस बच्चे के घर में पहुंच जाते हैं और पूरे आसपास के लोगों को इकट्ठा करते हैं कि आखिर ये जो बच्चा है किसको अंकल पुकारा करता था। तभी पता चलता है कि उसी के घर में रहने वाला किराएदार जिसको वह जो बच्चा होता है वह अंकल करके बुलाया करता था। तभी जो उस आदमी को जो उसके घर में किराए में रहता था उसको अपने गिरफ्त में ले लेते हैं। उसको जब बड़ी ही कड़ाई के साथ पूछताछ की जाती है तब जो वह व्यक्ति होता है वह बताने लगता है कि इसमें जो ये जो राइटिंग लिखी हुई है ये तो मेरी पत्नी की ही है। और उस राइटिंग को जब मैच कराया जाता है तो वाकई में ही वो उसकी पत्नी की ही होती है। तब जो उसकी जो उस व्यक्ति से पूछा जाता है तो वह कहने लगता है कि एक दिन की बात होती है जब मैं कुछ चीजों को देख रहा होता हूं, तब मेरी नजर इस पुस्तक पर पड़ जाती है। तब मैं अपने पत्नी से कहता हूं कि आखिर ये पुस्तक है तो है किसकी। तभी जो मेरी पत्नी है वह मेरे को गुमराह करने लगती है। वह मेरा लाख पूछने के बावजूद भी इस पुस्तक के बारे में नहीं बताती है। यह किसी दूसरे का नाम लेकर बहाना बना देती है। तभी से मुझको इस पर डाउट होने लगा था। एक दिन मैं किसी काम से बहाने से कहीं दूर जा रहा हूं, घर से करके निकल गया। तभी जो ये मेरी पत्नी होती है वह उस बच्चे को अपने पास बुला लेती है। तभी मैं जस्ट वापस कुछ समय बाद आता हूं तो इन्हें आपत्तिजनक स्थिति में देखता हूं और अपने पत्नी को बहुत ज्यादा डांटता हूं, मारपीट करता हूं। लेकिन यह जो बच्चा होता है वह चुपके से अपने घर के अंदर चला जाता है। तभी से कुछ दिनों के बाद तभी से मेरे मन में यही सातिर दिमाग चल रही थी कि आखिर इस बच्चे को मैं कैसे अपने रास्ते से हटाऊं। तभी से मैं यह खौफनाक प्लान बनाना शुरू कर दिया। और एक दिन जब वह बच्चा स्कूल से जैसे ही घर को वापस आ रहा था तभी मैं उसके स्कूल के पास चला गया और उस बच्चे से बोला कि बेटा चिंटू, तुम घर जा रहे हो क्या। तभी उस बच्चे ने कहा हाँ मैं भी घर जा रहा हूं। तभी मैं उस बच्चे को अपने साथ बैठाकर ले आता हूं और एक पास के गांव में चला जाता हूं। वहीं बैठकर कुछ खाएंगे पिएंगे ऐसा करके उस बच्चे को गुमराह करके वहां ले गया। उसके बाद वहां हम लोग बैठकर शराब वगैरह पिए। उसके बाद उस बच्चे को से पूछा कि तुमने आखिर मेरी पत्नी के साथ कैसे कैसे क्या क्या किया। जैसे जैसे उसने उस बच्चे ने वो बताता गया, इस व्यक्ति जो किराएदार होता है उसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वहां उस बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर देते हैं और उस लाश को निपटाने के लिए अपने दोस्त यारों को और उसमें शामिल कर लेता है और उस लाश को ले जाकर उसी सेप्टिक टैंक में डालकर वापस चले आते हैं। और इस प्रकार से जब यह जो बात है जो वह किराएदार होता है वह पुलिस वालों से कहता है तो पुलिस वाले बड़े हैरान और परेशान हो जाते हैं और इन पर गंभीर धारा लगाकर इस मामले को अदालत में पेश किया जाता है। और
जब अदालत में सुनवाई होती है तो इन चारों लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को दुख पहुंचाना या किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है। दोस्तों, आपके और हमारे घर में, सभी के घर में बच्चे हैं, सभी के घर के बच्चे स्कूल जाया करते हैं, वे लोग पढ़ाई करने जाया करते हैं। ये लोग कहाँ आते जाते हैं, उन पर कड़ी नजरें बनाए रखिए। दोस्तों, आज का सोशल मीडिया का भी जमाना हो चुका है। लोग मोबाइल, आजकल सभी पढ़ने वाले बच्चों के पास मोबाइल होते हैं, उन पर नजरें रखिए कि आखिर ये बच्चा कौन सी चीज क्या क्या देख रहे हैं। आए दिन उनके बैगों को चेक करते रहिए कि ऐसी कुछ चीजें तो नहीं रखे हैं जिसकी वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। जिस प्रकार से यह बच्चा जो चिंटू के साथ हुआ, वह अपने जिंदगी से हाथ ही धो बैठा, वही कहीं उसी प्रकार से आपके बच्चे के साथ ना हो। इसी वजह से आप अपने बच्चों का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार की और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।